Hello everyone, welcome to online classes. As you all know, we have started chapter equilibrium. We have already done basic introduction. We have discussed the types of equilibrium, physical and chemical. In physical, we have discussed the phase transformation. We have discussed the types dynamic and static equilibrium. In chemical equilibrium, we have discussed equilibrium constant also. इसके बाद बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो बोथ टाइप्स आर गिवन. होमो मीन्स सेम, मीन्स थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम जो हमारा केमिकल चेंज होगा उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ विल लाई इन द सेम स्टेट, मीन्स इन द सेम फेज दे विल एग्जिस्ट. लाइक एक एग्जाम्पल आपके सामने है, हैबर प्रोसेस बार बार डिस्कस करते आए हैं. N2 प्लस H2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बोथ आर इन गैसियस फेज, और जो आपका प्रोडक्ट होगा अमोनिया फॉर्मेशन होगा दैट विल ऑल्सो लाई इन द गैसियस फेज. तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपके दोनों क्या कर रहे हैं, गैसियस फेज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं. मीन्स बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट are in same phase, that's why we will count it as homogeneous equilibrium. But in case of heterogeneous, hetero means different, आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो दोनों डिफरेंट फेज के अंदर एग्जिस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लाइक H2 प्लस I2 हाइड्रोजन और आयोडीन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. मुझे बताइए होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है. और डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, उसको किस में काउंट करेंगे, होमोजेनस में या हेट्रोजेनस में. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, सबको पता है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहाँ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा. मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी कैन काउंट ओनली इन द केस व्हेन द गिवन केमिकल चेंज इज एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम स्टेट. मीन्स जहाँ पर आपका जो केमिकल चेंज है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, उनकी जो कंपोजिशन है वो इक्विलिब्रियम में लाई करेगी, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सेकंड है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केमिकल चेंज के रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट रहता है. मीन्स वट एवर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, देर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट विल रिमेन सेम. नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं दैट विल चेंज एज द केमिकल चेंज. वी विल टेक द डिफरेंट केमिकल चेंजेस. तो अलग अलग केमिकल चेंजेस के लिए आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट होंगी. उसका रीज़न है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने फाइंड आउट किया था के इक्विलिब्रियम और के सी, दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. लाइक हमने जो A प्लस बी फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D की जो रिएक्शन ली थी उसमें कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C था. मीन्स उनके कोफिशिएंट उनकी पावर में थे. एज द कोफिशिएंट विल चेंज, देखो हर एक रिएक्शन के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे और जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी उसके भी डिफरेंट मोल होंगे. तो जो पावर हैं वो आपकी चेंज होती रहेंगी. मीन्स कंसंट्रेशन पावर चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर यूनिट्स भी आपके डिफरेंट आएंगी. उसके बाद है जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे देन ऑल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज. डिफरेंट आपका टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगी. मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो आपका डिफरेंट रहेगा जी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. लाइक अगर मैं लो टेम्परेचर लेता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहेगा. मीन्स आपका जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो लो रहेगी, और कंसंट्रेशन जैसे ही चेंज होगी प्रोडक्ट की, मीन्स जो नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं वो डिफरेंट रहेंगे. और नंबर ऑफ मॉल्स जैसे ही चेंज होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका चेंज हो जाएगा जी. ठीक है. उसके बाद जस्ट सपोज की कोई रिएक्शन आपकी डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हो रही है, जैसे लास्ट चैप्टर थर्मो के अंदर हमने किया था हेस लॉ कि एक रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में ना होकर डिफरेंट स्टेप में हो. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ जी, N2 प्लस O2, पहले NO फॉर्म होगा, देन NO प्लस O2, देन NO2 फॉर्म होगा. तो जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO, उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, जस्ट सपोज आई एम टेकिंग दैट K1. और सेकंड जो स्टेप है NO प्लस O2, उसके लिए मैं K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले रहा हूँ. और ओवरऑल रिएक्शन जब मैं लिखता हूँ N2 प्लस O2
दैट इज़ NO2 फॉर्मेशन अगर मैं लिखूँ तो इसके लिए K3 मान लिया मैंने अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K3 किसके लिए K3 की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिफरेंट स्टेप इन विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ये रहेगा जी। ठीक है बेटा। उसके बाद जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट आपका जो भी रोल प्ले करेगा किसी भी केमिकल चेंज के अंदर, कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से उसका कोई मीन नहीं होता। मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन एनी कैटलिस्ट इज एडेड इन द रिएक्शन। ना ही प्रेशर का कोई चेंज होता है, ठीक है। तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमारे केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या यूजेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू से कंसीडर करते हैं कि क्या निकालेंगे। जस्ट सपोज देयर आर 3 वैल्यूज़। अगर आपका किसी 1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 होने का मीन्स है जो कंपोजिशन ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स आपका केमिकल चेंज किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड वन, अगर आपके Kc की वैल्यू लेस देन 10⁻³ है, मीन्स आपकी जो रिएक्शन है वो इनिशिएट हुई है, स्टार्ट हुई है। मीन्स एट दैट पॉइंट जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है दैट इज़ नेग्लिजिबल, और हम कह सकते हैं कि जी ऑलमोस्ट जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की एग्जिस्ट करती है। थर्ड वन, अगर आपकी Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ है, मीन्स आपकी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, जैसा कि थर्ड पॉइंट में हम देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। तो एट दैट पॉइंट जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जो कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करेगी वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि वी कैन कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि आपकी रिएक्शन कहाँ तक हुई है। नेक्स्ट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। प्रिडिक्ट करेंगे उसके लिए आपका इंस्टेड ऑफ Kc एक नई टर्म आपकी आ जाएगी दैट इज़ Q, कोशिएंट। तो सेम एज ही Kc और Q दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम नहीं कह रहा मैं अब, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की रेशियो लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन वी विल काउंट इट एज कोशिएंट ऑफ अ रिएक्शन दैट विल बी प्रेजेंटेड बाय Q। तो Q किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी गिवन पॉइंट। अगर Q की वैल्यू Kc के इक्वल है, इट मीन्स आपकी रिएक्शन ना फॉरवर्ड है ना बैकवर्ड है, वो इक्विलिब्रियम में लाई कर रही है। अगर आपकी Q की वैल्यू ग्रेटर देन Kc है, ग्रेटर देन Kc कब होगी, जब आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है रिएक्शन हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो मूव करेगी। मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा है, मीन्स Q आपका ग्रेटर है देन Kc, मीन्स रिएक्टेंट जो रिएक्शन की डायरेक्शन है दैट इज़ बैकवर्ड। इन थर्ड केस अगर आपका Q लोअर देन Kc है, मीन्स आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी तो अकॉर्डिंग टू द रूल हाई टू लो आपकी रिएक्शन मूव करेगी, मीन्स आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। सम एग्जांपल्स आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। देर इज ए प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ यू। देखो 3 केसेस दे रखे हैं। इन फर्स्ट केस Q इज लोअर देन K, इन सेकेंड केस Q इज इक्वल टू K, एंड इन थर्ड केस Q इज ग्रेटर देन K। मैंने ऑलरेडी बताया था Q इज लोअर देन K देन फॉरवर्ड। इन थर्ड केस Q इज ग्रेटर देन K, ग्रेटर वैल्यू होगी क्योंकि देन आपकी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड होगी, बिकॉज आपका प्रोडक्ट है वो एक्सेस में है। इन थर्ड केस K इज इक्वल टू Q, देन आपकी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नाउ इट्स योर टर्न। अ क्वेश्चन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, मीन्स यू आर टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। होप आप सभी करोगे इसको, जल्दी से अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करो एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इफ एनी डाउट यू कैन पुट योर डाउट्स।